हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो विभिन्न विधियां हैं, उन विभिन्न विधियों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश के ध्रुवण की घटना का अध्ययन किया है अपने पिछली क्लास में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, जाकर आप उसे देखें और उसे समझें। अब यहां पर उस ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ध्रुवण की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में यहां पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण का डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश के आपतन और अपवर्तन के पश्चात क्या प्रकाश से ध्रुवित और अध्रुवित हो सकता है? क्या प्रकाश के ध्रुवण की घटना को परावर्तन और अपवर्तन से प्राप्त किया जा सकता है? यहां पर इसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो यहां पर आज की क्लास के टॉपिक में सबसे पहले अपन देखें स्टूडेंट कि उस ध्रुवित प्रकाश को कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यहां पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विभिन्न विधियां कौन सी है। सबसे पहले उनका नाम जाने स्टूडेंट। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, उन विधियों के बारे में यदि देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले है स्टूडेंट परावर्तन द्वारा, मतलब परावर्तन द्वारा, प्रकाश के परावर्तन द्वारा, बाई रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। पहली विधि अपनी परावर्तन द्वारा। दूसरी अपवर्तन द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा भी ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है बाय रिफ्रैक्शन। अपवर्तन की क्रिया में भी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है। अपवर्तन की क्रिया के पश्चात भी यह संभव हो सकता है। तीसरी विधि है प्रकीर्णन द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा भी समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है बाय स्कैटरिंग। द्वि अपवर्तन द्वारा बाय डबल रिफ्रैक्शन, और पांचवी विधि है द्विवर्णता द्वारा, डाइक्रोमेटिक क्रोमेटिज्म। यहां पर ये जो पांच विधियां हैं, इन पांच विधियों की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। अपवर्तन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकाश की द्वि अपवर्तन के द्वारा और प्रकाश की द्विवर्णता की जो क्रिया है, इन विभिन्न क्रियाओं द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की ये पांच विधियां हैं यहां पर स्टूडेंट। तो यहां पर इन पांच विधियों में से कुछ विधियों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली विधि क्या थी? परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है। तो यहां पर सबसे पहले परावर्तन द्वारा ध्रुवण किस घटना के बारे में समझा जाए। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है, तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण की क्रिया कैसे होगी, ये यहां पर इस क्लास में सबसे पहले डिस्कस करें अपन। तो यहां पर इन पांच विधियों में से कुछ विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले परावर्तन द्वारा अपवर्तन ध्रुवण की बात करें। परावर्तन द्वारा ध्रुवण की क्रिया कैसे हो रही है, यहां पर इस चीज का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेलस नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, मेलस। इस वैज्ञानिक ने 1808 में अपने प्रयोग से यह स्पष्ट कर दिया कि जब अध्रुवित प्रकाश, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होता है, किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है, तो उससे परावर्तित जो प्रकाश होता है वो परावर्तित प्रकाश कैसा होगा? आंशिक ध्रुवित होता है। आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के बारे में सबसे पहले मेलस ने बताया 1808 में। क्या बताया कि जब साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उससे परावर्तित प्रकाश जो होता है वो आंशिक ध्रुवित होता है। ठीक है। अब मेलस के बाद में ब्रूस्टर ने
1811 में मेलस ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और बुस्टर ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारदर्शी माध्यम की सतह पर आपतित प्रकाश, पारदर्शी माध्यम की सतह पर आपतित प्रकाश के लिए जो आपतन कोण है, उस आपतन कोण पर निर्भर करता है परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा। मतलब परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा है उसमें जो ध्रुवित प्रकाश है, उस ध्रुवित प्रकाश की मात्रा उस पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी सतह पर आपतन कोण पर निर्भर करेगी। आपतन कोण पर निर्भर करेगी। यहां पर बुस्टर ने यह स्पष्ट कर दिया कि आपतन कोण परिवर्तित होने पर पारदर्शी माध्यम से जो परावर्तित प्रकाश है, उस परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन होगा। इसका मतलब इस आपतन कोण पर निर्भर होगा। आपतन कोण परिवर्तित करने पर परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा बदल जाएगी। आपतन कोण के मान को बदलने पर बुस्टर ने यह बताया कि आपतन कोण के मान को बदलने पर एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश जो है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। विशेष आपतन कोण पर, विशेष आपतन कोण पर क्या होगा? परावर्तित प्रकाश जो होगा वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा किस पर? एक विशेष आपतन कोण पर। आपतन कोण के मान को बदलेंगे तो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा बदलेगी, लेकिन एक विशेष आपतन कोण पर ध्रुवित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। और आपतन कोण के इस विशेष मान को, आपतन कोण के इस विशेष मान को बुस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। बुस्टर कोण या ध्रुवण कोण कह सकते हैं आपतन कोण के इस विशेष मान को। सही है? पारदर्शी सतह पर वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, आपतन कोण के उस मान को बुस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। सही स्टूडेंट? बुस्टर कोण या ध्रुवण कोण इसे कहा जा सकता है। तो देखो यहां पर किस प्रकार बुस्टर ने यह क्रिया संपन्न करवाई जिसमें ध्रुवित प्रकाश की प्राप्ति हो रही है। मान लो यहां पर अपने पास ये पारदर्शी माध्यम की सतह है, इस सतह पर प्रकाश का आपतन हो रहा है। इस सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है और जो प्रकाश यहां से आपतित हो रहा है वो प्रकाश कैसा है स्टूडेंट? वो प्रकाश यहां पर अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश इस सतह पर आपतित हो रहा है। क्लियर? ये अपने पास आपतित प्रकाश है, आपतित अध्रुवित प्रकाश, आपतित अध्रुवित प्रकाश इस पारदर्शी माध्यम की सतह पर आपतित हो रहा है। ठीक है? जब यह पारदर्शी माध्यम की सतह पर आपतित होता है तो इस सतह द्वारा इस प्रकाश का आंशिक परावर्तन होता है। ये इससे आंशिक परावर्तित होकर इस दिशा में चला गया। क्लियर है? और यहां से इस प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ये अपवर्तित है और ये परावर्तित है। ठीक है? ये जो परावर्तित प्रकाश है ये कैसा है? समतल ध्रुवित, जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत है। और यहां पर ये अपवर्तित प्रकाश
पारदर्शी माध्यम से ये अपवर्तित प्रकाश। सही है। यहां पर इस आपतन बिंदु की बात करें, ये यहां पर अभिलंब है, तो आपतन कोण का एक विशेष मान लिया है जिसे बूस्टर कोण या आपतन कोण ध्रुवण कोण कहा जा रहा है, इसे आई पी से व्यक्त करते हैं। तो आपतन कोण यहां पर क्या है अपने पास, आपतन कोण यहां पर बूस्टर कोण है आई पी, ठीक है। और परावर्तन के नियम के अनुसार जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, तो इसे भी यहां पर आई पी से व्यक्त किया जा सकता है। सही है। यहां पर अपवर्तन कोण मान लो आर है, अपवर्तन कोण को मान लिया आर है स्टूडेंट। सही है। और यहां पर परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश इनके बीच में बनने वाला ये कोण मान लो थीटा। क्लियर यहां तक? ये अपने पास पारदर्शी माध्यम की सतह है, इस सतह पर ये अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, बूस्टर कोण पर प्रकाश का आपतन हो रहा है, बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर प्रकाश का आपतन हो रहा है। इस प्रकार परावर्तित प्रकाश जो है वो समतल ध्रुवित अपने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है। मतलब परावर्तन द्वारा ध्रुवण की जो क्रिया है वो डायग्राम से स्पष्ट नजर आ रही है कि अध्रुवित प्रकाश किस पर आपतित हो रहा है, पारदर्शी सतह पर। पारदर्शी सतह पर जब आपतित होता है किस पर, बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर, तो जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत है। सही है। तो यहां पर बूस्टर ने इस आपतन कोण और इस माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में संबंध दर्शाया। वैसे यहां पर आपतन कोण का मान, आपतन कोण का जो मान है पानी के लिए स्टूडेंट, पानी के लिए आईपी का जो मान है वो 53 डिग्री, और कांच के लिए आईपी का जो मान है वो 57 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पानी और कांच दोनों पारदर्शी सतह है, इन्हीं पारदर्शी सतहों पर प्रकाश आपतित होगा और उनके द्वारा उसका आंशिक परावर्तन होगा। सही है। तो पानी के लिए बूस्टर कोण का मान 53 डिग्री और कांच के लिए बूस्टर कोण का मान 57 डिग्री होता है। क्लियर है? तो यहां पर बूस्टर ने यह स्पष्ट किया कि आपतन कोण या जो बूस्टर कोण है उस बूस्टर कोण और माध्यम का जो अपवर्तनांक है, मान लो यहां पर जो पारदर्शी सतह है, इस पारदर्शी सतह का जो अपवर्तनांक है वो म्यू है। तो यहां पर आपतन कोण और इस अपवर्तनांक के मध्य संबंध को व्यक्त किया बूस्टर ने इस समीकरण की सहायता से, और इस सूत्र को बूस्टर का नियम कहते हैं। इस सूत्र को बूस्टर का नियम कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बूस्टर का नियम क्या है। सही है। तो बूस्टर के नियम का कथन सुन लो, इसी समीकरण से इसका कथन बनाया गया है। क्या? ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान आपतित प्रकाश के लिए माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या या फिर बूस्टर कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसे बूस्टर का नियम कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बूस्टर का नियम क्या है। तो बूस्टर का नियम इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इसी से इसका कथन बनाया गया है कि ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर परावर्तन द्वारा ध्रुवण की जो क्रिया थी, इसी क्रिया में जो परावर्तित प्रकाश और जो अपवर्तित प्रकाश है ये एक दूसरे के लंबवत होता है, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश परस्पर लंबवत होते हैं, इसे सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध करें? देखो, बूस्टर के नियम से अपने को ये मिल रहा है, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या मिल रहा है अपने को? म्यू बराबर साइन आई पी अपॉन साइन आर। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल का नियम होता है।
तो यहां पर स्नेल के नियम से म्यू बराबर अपने को ये मिल रहा है, लेकिन बूस्टर के नियम से अपने को क्या मिल रहा है, बूस्टर के नियम से म्यू बराबर tan IP, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं tan को साइन बटा cos लिख सकता हूं, sin IP बटे हुए cos IP लिखा जा सकता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं। तो यदि इन दोनों इक्वेशंस की तुलना करें यहां पर, समीकरण 1 और समीकरण 2, इनमें यदि देखें तो इनका एक पक्ष एक समान है, एक पक्ष यदि एक समान है तो यहां पर क्या मिलेगा, sin IP अपॉन sin R इज इक्वल टू sin IP अपॉन cos IP। sin IP से sin IP कैंसिल हो गया, sin I अपॉन sin R बराबर cos IP। अब यहां पर एक तरफ sin है एक तरफ cos है, इस sin को भी cos में कन्वर्ट कर ले तो मैं इसे लिख सकता हूं cos 90 माइनस R बराबर cos IP। इसका मतलब 90 माइनस R इज इक्वल टू क्या मिल गया, IP, और R प्लस IP इज इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट, 90। मतलब इन दोनों कोणों का योग, आपतन कोण IP और अपवर्तन कोण जो R है, इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना है, 90 डिग्री है स्टूडेंट। तो चित्र से अपने को क्या मिल रहा है यहां पर, चित्र से यहां पर देखो ये अपने पास क्या है, अभिलंब। इस अभिलंब पर अपने पास इस ओर ये 3 कोण बन रहे हैं स्टूडेंट, तो इन तीनों कोणों का योग IP प्लस थीटा प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो IP प्लस R का मान कितना है, 90, तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना मिल गया, 90 डिग्री। अर्थात क्या मिला यहां पर, जो परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश है ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों रेखाएं यहां पर एक दूसरे के लंबवत होगी, इनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो सिद्ध कीजिए कि बूस्टर नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत होता है। तो यहां पर सिद्ध किया जा सकता है स्नेल के नियम और बूस्टर के नियम की सहायता से। सही है। तो यहां पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की पहली विधि है जिसमें परावर्तन द्वारा ध्रुवण की घटना को अपन ने प्राप्त किया है, परावर्तन की क्रिया द्वारा ध्रुवित प्रकाश की प्राप्ति हुई है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बूस्टर का नियम यहां पर अपन ने प्राप्त किया है, जिससे अपने को यह समीकरण प्राप्त हुआ है। समझ गए स्टूडेंट। अब बात करते हैं यहां पर दूसरी विधि। तो स्टूडेंट, परावर्तन द्वारा ध्रुवण की क्रिया अपन ने ज्ञात कर ली, किस प्रकार परावर्तन की क्रिया में ध्रुवित प्रकाश की प्राप्ति हो रही है। अब यहां पर दूसरी विधि में प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब प्रकीर्णन की क्रिया से भी प्रकाश का ध्रुवण संभव होता है। किस प्रकार होता है ये देखिए यहां पर। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये अच्छी तरह पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। यहां पर क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन, कि जब कोई प्रकाश पुंज किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब कोई प्रकाश पुंज किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, तो माध्यम के उन कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अर्थात माध्यम के उन कणों द्वारा उस प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है और उन कणों के द्वारा उस प्रकाश का सभी नवीन दिशाओं में उत्सर्जन कर दिया जाता है। प्रकाश के उत्सर्जन की इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सही है। तो यहां पर अपने पास एक प्रकीर्णक है, किसी भी माध्यम में कोई प्रकीर्णक लिया गया है, इस पर ये अपने पास अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश है जो इस प्रकीर्णक के ऊपर आपतित हो रहा है। सही है। प्रकीर्णन की इस क्रिया में माध्यम का जो भी कण है, जो प्रकीर्णक है, उस प्रकीर्णक के ऊपर ये अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। अब इस अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए यहां पर प्रकाश के आपतन की दिशा के लंबवत दिशा में देखना है। प्रकाश का जो आपतन हो रहा है, प्रकीर्णन पर प्रकाश के आपतन की जो दिशा है उस दिशा के लंबवत दिशा में देखना है। कि मान लो यहां पर जेड एक्स की दिशा में
प्रकाश आपतित हो रहा है इस प्रकीर्णन के ऊपर। प्रकीर्णन के ऊपर जब ये प्रकाश आपतित होता है तो x दिशा या y दिशा में देखते हैं तो उस कंडीशन में ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर z दिशा यदि प्रकाश के आपतन की दिशा है तो माध्यम के कणों का जो कंपन है वो xy तल में ही होगा। कंफर्म है ये। अब यहाँ पर यदि अपन पहली कंडीशन में x दिशा में यदि देखते हैं तो x दिशा में देखने पर केवल माध्यम के कण y तल में y दिशा के अनुदिशी कंपन करते हुए दिखाई देते हैं। इस दिशा में देखने पर केवल माध्यम के जो कण है वो y दिशा में ही कंपित होते हैं, और यदि y दिशा से देखा जाता है तो माध्यम के जो कण है वो केवल इस x की दिशा में ही कंपन करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पर ये ध्रुवित प्रकाश, ये जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश, यहाँ पर ये जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश। इसका मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन की क्रिया में जब प्रकीर्णन के ऊपर प्रकाश आपतित होता है तो उसके लंबवत दिशा से देखे जाने पर प्राप्त प्रकाश जो होता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होगा। पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश की प्राप्ति हो रही है जब प्रकाश के आपतन की दिशा के लंबवत दिशा में देखा जाता है। सही है। तो यहां पर प्रकाश के प्रकीर्णन की क्रिया में ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, ध्रुवित प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है स्टूडेंट। क्लियर है। तो यहां पर प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण की क्रिया किस प्रकार हो रही है इस डायग्राम से अच्छी तरह स्पष्ट नजर आ रहा है आपको कि आपतन की दिशा के लंबवत, आपतन की दिशा z है तो लंबवत दिशा x और y इनमें से किसी भी एक दिशा में देखे जाने पर प्राप्त प्रकाश जो होगा वो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश ही होगा। सही है। तो यहां पर आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस किया स्टूडेंट अपन ने परावर्तन द्वारा ध्रुवण की क्रिया और प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण की क्रिया। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट।